करती है फॉर ट्रांसपोर्टिंग लिपिड्स। ठीक है, तो उसमें लाइपोप्रोटीन्स की कंपोजिशन जो होती है वो वेरीज करती है, किसी में मतलब कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन वेरीज करती है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोटीन है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल और जो भी हमारे पास लिपिड्स है उसको सेरम में ट्रांसपोर्ट करवाती है। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है, अगर मैं एक एक को लेके चले तो हमारे पास 6 है, यानी कि काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन टूटेगा, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंस बनेगा। ठीक है, लिवर सिंथेसाइज करेगा वीएल डीएल, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में जो कन्वर्ट होगा, फिर एलडीएल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और एचडीएल है। ठीक है, काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन रेमिनेंस, ये जो शुरू की जो टाइप्स हैं, लास्ट वन इज गुड कोलेस्ट्रॉल, बाकी सब जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं। ठीक है, वही चीज है कि लाइपोप्रोटीन्स जो है वो ट्रांसपोर्टेड विद इन द सेरम इन द फॉर्म ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स में कंपोजिशन है, प्रोटीन है जो ब्लू वाला है, कोलेस्ट्रॉल येलो वाला है, कंपोजिशन वेरीज करती है। काइलोमाइक्रोन्स की लोअर डेंसिटी होती है, फिर उसके बाद वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सिंथेसाइज बाय द लिवर, और इसके बाद हमारे पास लो डेंसिटी, वेरी लो के बाद लो डेंसिटी, एंड देन हमारे पास इंटरमीडिएट एंड देन लो डेंसिटी होते हैं, और हायर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स भी होती हैं जो गुड होती है। अच्छा, लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जस्ट मैं रिकॉल करती हूँ, अगर बीच में अगर किसी ने पूछा तो आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म आपको समझ में बीच में मैं खत्म करूंगी तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं कि आया या नहीं आया, ये जस्ट रिकॉल के तौर पे है। ठीक है, कोई भी हम डाइटरी फैट्स या लिपिड्स लेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन हो जाएगा, वो काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, सिंप्लीफाइज फॉर्म है काइलोमाइक्रोन, वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, काइलोमाइक्रोन में ही ट्राइग्लिसराइड है जो हमारे पे जो भी लिपिड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू दी ब्लड स्ट्रीम में आएगा। ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद काइलोमाइक्रोन में हमारे पास ब्लड स्ट्रीम में भी लाइपोप्रोटीन लाइपेज है जो काइलोमाइक्रोन में एक्ट करके ट्राइग्लिसराइड को रिमूव करवाए के फ्री फैटी एसिड, मतलब ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन कराएगा इनटू फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो फ्री फैटी एसिड है वो यूज होगा फॉर बॉडी सेल्स एज अ एनर्जी के तौर पे और एज अ स्टोर एज, और मे बी बॉडी सेल्स जो उसको स्टोर कर सकते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड, उसको रीसिंथेसाइज करवा सकता है ट्राइग्लिसराइड को। लाइपोप्रोटीन लाइपेज से जो काइलोमाइक्रोन्स एक्ट, उसने लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने जिसमें एक्ट किया है काइलोमाइक्रोन्स को, जो जो बच गया वो जो रेमिनेंट्स है वो ट्रेवल टुवर्ड्स दी लिवर। ठीक है, फॉर डिस असेंबलिंग के लिए। ठीक है, लिवर जन उसके जो ट्राइग्लिसराइड है उसको यूज करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ वीएलडीएल। ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो है, सबसे लो डेंसिटी जो काइलोमाइक्रोन की है, देन उसकी ट्राइग्लिसराइड यूज हुआ, यूज किया लिवर ने और सिंथेसाइज कराया वीएलडीएल जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है जिसमें ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल अभी भी कम है, ट्राइग्लिसराइड उसमें ज्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद वीएलडीएल जो है वो कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में, जो कोई लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है वो ट्राइग्लिसराइड को रिमूव करवाता रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है वो कन्वर्ट इनटू हाई डेंसिटी इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एंड देन वो कन्वर्ट होगा एलडीएल जिसपे कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा है। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में ट्राइग्लिसराइड के लेवल कम है क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज उसमें एक्ट करना काइलोमाइक्रोन के लेवल से शुरू हो गया है। ठीक है, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन उसमें में आपके पास ट्राइग्लिसराइड कम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, और फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये जो है एलडीएल जो है वो डिलीवर करता है टुवर्ड्स दी बॉडी सेल्स पर, वही डिपॉजिट होती है कोलेस्ट्रॉल जो हमारे बॉडी सेल्स पे डिपॉजिट होते हैं, और इवन एंडोथेलियल सेल्स पे भी वो कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करवा देता है। ठीक है, और एचडीएल का क्या काम है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड से लिवर की तरफ, हमारे पास पेरिफेरल टिश्यू से मूव करवा के कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा लिवर की तरफ, यानी कि एक आपके पास जो एडवर्स इफेक्ट्स आपकी बॉडी में डाल रहा है उसको रिमूव कर रहा है, उसको लिवर को कह रहा है कि इसको रिमूव कर दो। ठीक है, अच्छा, डिस्पोज ऑफ कर दो। ये चीज समझ में आई बेटा? अगर पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो चैट में बेटा। अच्छा, अच्छा, हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया की टाइप्स जो है हमारे पास हाइपरलिपिडीमिया की टाइप्स आपने पढ़ चुके हो मेरे ख्याल से, बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, फिजियोलॉजी में भी पढ़ चुके हो, मेडिसिन में भी आजकल पढ़े होगे। तो लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है
हाइपरलिपिडेमिया जो है वो 5 टाइप्स के, ठीक है। टाइप 1 क्या है कि हमारे पास लाइपोप्रोटीन लैपेज की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे पहले मैं दिखा दूं, ठीक है। टाइप 1 क्या है कि हमारे पास लाइपोप्रोटीन लैपेज की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास ट्राइग्लिसराइड के लेवल्स विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड लेवल विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। मैं आपको पीछे से भी बता देती हूँ, ठीक है। लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास वीएलडीएल और जो जिस आपके काइलोमाइक्रॉन्स हैं या वीएलडीएल में मोस्टली होता है, तो ट्राइग्लिसराइड उसी में मोस्टली पेरिफेरल आपके एक्ट कर रहा होता है, एडिपोज टिश्यू वगैरह में भी। आपके पास अगर लाइपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी होगी तो वो आपके पास ट्राइग्लिसराइड को तोड़ेगा नहीं, ट्राइग्लिसराइड टूटेगा नहीं, अगर काइलोमाइक्रॉन में भी नहीं टूटेगा, वीएलडीएल भी नहीं टूटेगा, तो एंड रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, ट्राइग्लिसराइड लेवल विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ अगर वीएलडीएल है वो इंक्रीज हो जाएगा या काइलोमाइक्रॉन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, डिक्रीज एलडीएल, आपके पास एलडीएल रिसेप्टर ओवर द एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, ठीक है। क्योंकि वीएलडीएल आपके प्लाज्मा से बाइंड होगा, आइदर लिवर में भी जाएगा, ठीक है, फॉर रीसाइक्लिंग के लिए, और इवन अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे बॉडी में, रिलीज हो सकता है एलडीएल के रिसेप्टर्स का, ठीक है। लेकिन एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में अगर वीएलडीएल की एक्सप्रेशन अगर कम होगी इन केस ऑफ टाइप 2 में, तो वो आपके पास प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो एलडीएल के इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और 2B में क्या है, आवर प्रोडक्शन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी कि ट्राइग्लिसराइड रिच जो है लाइपोप्रोटीन्स जो है वो लिवर ज्यादा सिंथेसाइज कर देगा इन केस ऑफ 2B में, विच लीड्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। अच्छा, अब नंबर 3 क्या है, नंबर 3 क्या है कि हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होगी या आपकी इसके पास यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स विल बी डिक्रीज होगी, यानी कि ओवर प्रोडक्शन होगा, हमने सप्लाई ज्यादा कर रहा होगा, या तो इसकी यूटिलाइजेशन यानी कि कन्वर्शन इनटू एलडीएल विल बी डिक्रीज। तो हमारे पास क्या होता है कि इसमें आपके पास टीजी लेवल्स और आपके पास तो कोलेस्ट्रॉल लेवल दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, दोनों इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप 4 और टाइप 5 भी जो है वो मोर और लेस जो है वो सेम होता है टाइप 3 की तरह, वो उसमें भी हमारे पास जो टाइप 2 की तरह होता है, टाइप 2 की तरह उसमें भी हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होती है जैसे टाइप 2B में, इसी तरह टाइप 4 में भी हमारे पास ओवर प्रोडक्शन होती है और डिक्रीज रिमूवल ऑफ वीएलडीएल होती है। एक एडिशनल चीज क्या होती है टाइप 4 एंड 5 में, कि हमारे पास टाइप 2B में क्या था कि वीएलडीएल की प्रोडक्शन विल बी इंक्रीज बाय द लिवर, लेकिन टाइप 4 एंड टाइप 5 में इंक्रीज प्रोडक्शन के साथ डिक्रीज रिमूवल होगी, तो वीएलडीएल मींस ट्राइग्लिसराइड लेवल विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या है कि लाइपोप्रोटीन लैपेज डेफिशिएंसी की वजह से ट्राइग्लिसराइड लेवल विल बी इंक्रीज। टाइप 2 में क्या है कि डिक्रीज एलडीएल रिसेप्टर ओवर द पेरिफेरल टिश्यू में हमारे पास क्या होगा कि एलडीएल सीरम कंसंट्रेशन के ब्लड में हमारे पास एलडीएल लेवल विल बी इंक्रीजेस, तो ब्लड में ज्यादा होगा तो एंडोथेलियल टिश्यूज में जाके वो डिपॉजिट हो जाएगा एंड लीड्स टू कार्डियोवास्कुलर इंसिडेंट के चांसेस को इंक्रीज करेगा। टाइप 2B में क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीएलडीएल, ठीक है। टाइप 3 में क्या है, ओवर प्रोडक्शन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। टाइप 4 एंड 5 मोर 2B की तरह ही है, लेकिन उसमें एक और चीज क्या होती है कि इसमें डिक्रीज रिमूवल ऑफ वीएलडीएल होता है, ठीक है। ये जस्ट रिकॉल करवाया था मैंने लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म और हाइपरलिपिडेमिया की टाइप्स को, अगर किसी ने मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। आज वैसे इतने कम बच्चे कैसे हैं? अच्छा, वाई टू, अच्छा, हमारे पास रीजन क्या है, हमने हाइपरलिपिडेमिया को ट्रीट करना है कि हमने प्रोग्रेशन को या प्रिवेंट करना है इंसिडेंट्स ऑफ जो कॉम्प्लिकेशंस है एथियोस्क्लेरोसिस की, उसको डिक्रीज करवाना है। अगर वो डिक्रीज होगा, उसकी प्रोग्रेशन डिक्रीज होगी, तो देयर विल बी डिक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवास्कुलर के चांसेस विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो आपके पास लाइफ एक्सपेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डाइट है, डाइट और एक्सरसाइज के भी रिलेटेड हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डाइट्स के थ्रू हम बैड कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज कर सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू हम गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी इंक्रीज करवा सकते हैं। ड्रग थेरेपी में हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, ठीक है। ड्रग्स थेरेपी में हमारे पास कौन सी होती है, जैसे HMG कोए रिडक्टेज,
जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का, अगर वो स्टेप को हम ब्लॉक कर दे बाय गिविंग एचएमजी कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स, जिसको हम स्टेटिन्स भी कहते हैं, कलेक्टिवली हम इसको स्टेटिन्स भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बाय गिविंग स्टेटिन्स हम एचएमजी कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स हम फर्स्ट रेट लिमिटिंग इन स्टेप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अगर हम ब्लॉक करवा दें तो कोलेस्ट्रॉल पाथवे विल बी सिंथेसिस पाथवे विल बी इनहिबिटेड, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को भी हम डिक्रीज करवा सकते हैं। इसके अलावा बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिस दे के हम बाइल एसिड्स को की जो इंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग होती है ना, उसको हम ब्लॉक करवा सकते हैं। तो क्या होगा कि इंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग की वजह से वो बाइल एसिड रीयूज हुआ जा रहा था, रीयूज हुआ जा रहा था, तो हमारे पास क्या होगा कि लिवर ये सेंस करेगा मे बी बाइल एसिड डिक्रीज है, क्योंकि वो तो एक्सक्रीट आउट हो रहा है थ्रू फीसेस, तो वो उसके पास लोड होगा और वो देन कोलेस्ट्रॉल से की कन्वर्जन इनटू बाइल एसिड विल बी इंक्रीजेस, ठीक है। तो वो यूटिलाइज करेगा एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को एंड वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होगा बाइल एसिड बाइंडिंग बाइल एसिड्स पे जो यूज होता है फॉर फैटी एसिड फैट एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। फिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, निकोटेनिक्स होती है और अदर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, डाइट की मॉडिफिकेशन है, यानी कि हमने फैट इनटेक को डिक्रीज करवा के स्पेशली सैचुरेटेड फैट को हम डिक्रीज, फाइबर इनटेक विल इंक्रीज करवाएंगे, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को हम इंक्रीज, जो फिश वगैरह में होता है सैल्मन में, उनको इंक्रीज करवाएंगे, इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इनटेक जो रोल एक्ट एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे एक्ट करेगा। इसके अलावा हमने सिंपल शुगर जो सक्रोज वगैरह है उसकी के इनटेक को भी डिक्रीज करवाएंगे। एक्सरसाइज लेंगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास मे बी गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो ये मैंने क्लासिफिकेशन दबा फिर बताई भी है इसके नाम। एचएमजी कोई डिटेक्टेशन में लोवास्टेटिन, पेरावास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, टॉरवास्टेटिन जो है प्रोटोटाइप ड्रग है। फिब्रेज में है फिनोफिब्रेट, गिबरेलिन, निकोटैनिक एसिड है, ठीक है। bile acid binding cholestyramine, cholesterol, antioxidant है, probocol, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स है, ठीक है। सबसे पहले हम एचएमजी कोएडेक्टेस इनहिबिटर्स को लेके चलेंगे, which are also known as statin collectively, हम उनको collectively statins भी कहते हैं, ठीक है, लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है कि इनहिबिट करेगा फर्स्ट एंजाइमेटिक स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को भी इनहिबिट करेगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ एचएमजी जो कोई एचएमजी का है, जो इसका सबस्ट्रेट होता है ना एचएमजी कोई रिडक्टेस का, उसका ये नेचुरल सबस्ट्रेट है, तो उसकी जगह बाइंड करके खुद लग जाएगा, ठीक है, एचएमजी कोई रिडक्टेस एंजाइम के साथ खुद लग जाएगा, सिंथेसिस विल बी इनहिबिटेड। इसका मेजर जो एडवर्स इफेक्ट्स है वो बहुत रेयर है, लेकिन उस पर रेब्डोमायोलिसिस या मायोपैथी होता है, ठीक है, ऑल्सो लीड्स टू लिवर फेलियर, ठीक है। तो क्या है इसका स्टेप कि हमारे पास ये एचएमजी कोई रिडक्टेस एंजाइम को ब्लॉक करवा के लेवल, अगर एलडीएल का हमारे पास सेल्स में Recording in progress. LDL by the level will be increases, तो हमारे पास लोवे जो लो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, उसका लेवल प्लाज्मा में डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? Recording in progress. कुछ
कंपोनेंट कोलेस्ट्रॉल का भी होता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास बीएलडी की सिंथेसिस, जो मेजर सिंथेसाइज साइड है वो लिवर है, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। भी हो सकता है, यानी कि प्लाज्मा से भी हमारे पास वो गार्ड कर रहा है कोलेस्ट्रॉल को भी वो डिक्रीज करवा सकता है। ये बात समझ में आई? आज सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, हाँ, ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट सकता है विद बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स के साथ जो है। सिर्फ दो बच्चे जाग रहे हैं मुझे लग रहा है। सिनर्जिस्टिक भी बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स के साथ ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रखता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अच्छा, ये चीज मैंने इसमें भी बता दी है। ठीक है, कि ये डिक्रीज हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगी, जिसकी वजह से लोअर इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल विल बी डिक्रीजेस, व्हिच लीड्स टू अप रेगुलेशन ऑफ एचडीएल रिसेप्टर ओवर द लिवर सेल्स एंड लीड्स टू इंक्रीज अपटेक ऑफ रीअपटेक ऑफ एलडीएल फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द लिवर सेल्स। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट्स बता चुकी हूँ, हेडेक है, माइल्जिया है, फटीक है, जीआईटी रिलेटेड सिम्टम्स भी हो सकते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इवन कैटरेक में भी मतलब लॉन्ग टर्म अगर है तो कैटरेक की भी हमारे पास फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये निमोनिक है छोटा सा, कि HMG कोए RI यानी कि HMG कोए रिडक्टेस इनहिबिटर्स, इसी के नाम से आप इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी याद कर सकते हो, कि H फॉर हेपेटोटॉक्सिसिटी, M फॉर मायोपैथी, G फॉर GIT रिलेटेड डिस्टर्बेंस, C फॉर कैटरेक, ठीक है, रेब्डोमायोलिसिस एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज भी करवा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेटिन खत्म हो गया, किसी ने कुछ पूछना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज है बाइल एसिड बाइंडिंग बाइंडिंग रेजेंस। ठीक है, बाइल एसिड जो है लिवर सिंथेसाइज करवाता है फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, लेकिन हमारे पास बॉडी में इसका होता है एक सिस्टम के, हमारे पास जो बाइल एसिड है उसकी कोलेस्ट्रॉल या लिवर पे इतना इफेक्ट ना पड़े, इतना बर्डन ना पड़े, तो बाइल एसिड जो है इंटेरो गैस्ट्रिक सिस्टम में क्या होता है कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है, इंटेरो हेपेटिक रीसाइक्लिंग होती है, जिसकी वजह से बाइल एसिड जो है वो दोबारा से यूज होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स और फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए, वो इसको एब्जॉर्प्शन के लिए वो उसकी रिसाइकलिंग होती रहती है। अगर हम बाय गिविंग कोलेस्टायरामीन या कोलेस्टिपोल, हम बाय गिविंग और बाय गिविंग बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स जो हो गए ना, तो बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स बाइंड विद बाइल एसिड्स। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव के ही एक थ्योरी है, उसपे क्या होता है कि नेगेटिव वाला बाइल एसिड बाइंडिंग जो है रेसिन्स जो है वो बाइल एसिड से बाइंड करके को एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करवाता है, उसकी एंड प्रिवेंट दी एंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग ऑफ बाइल एसिड्स। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है वो स्कीट आउट हो जाएगा एज इट इज फ्रॉम फीसिस, और हमारे पास जो लिवर सेंस करेगा कि बाइल एसिड कब है, उस पर एक सोर्स वो तब एक बर्डन होगा, तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसकी कन्वर्जन होगी, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन इनटू बाइल एसिड विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि बाइल एसिड बाइंड विद नेगेटिव चार्ज बाइल एसिड्स इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंट दी इंटेरोहेपेटिक रीसाइक्लिंग ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, जो उसकी वजह से अप रेगुलेशन ऑफ जो एंजाइम है फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड्स विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, हमारा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा यूज हो रहा होगा, से लिवर वाले सेल्स हेपेटोसाइट ज्यादा यूज कर रहे होंगे, तो कंटेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल विद इन लिवर सेल विल बी डिक्रीजेस, तो उसकी एक्सप्रेशन ऑफ वही सेम HMG को डिटेक्टेस इनहिबिट के इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर विल बी डिक्रीजेस, देन इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर over the hepatocytes, which then increase removal of LDL or VLDL from the plasma. ठीक है, ठीक है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा कि हमारे पास VLDL जो LDL कंसंट्रेशन जो है वो ब्लड में डिक्रीज हो जाएगी। सिंपल एक बाय इनहिबिटिंग दी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो उस आपके बर्डन होगा लिवर में, उसकी इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड विल बी इंक्रीजेस होगा, तो देन बाइल एसिड सिक्रीशंस इंक्रीज होगी। ठीक है,
और इंटरसेलुलर हेपेटोसाइट्स जो कंसंट्रेशंस हो गई ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज विच लीड्स टू इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ एलडीएल रिसेप्टर ओवर द प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, इस समझ में आया? अच्छा, आज सब सो रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, मोस्टली ये यूज होता है टाइप 2A एंड 2B हाइपरलिपिडेमिक के उसमें टाइप्स में यूज होता है। इसके अलावा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें होती है, जिसकी बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बाइल एसिड जिसमें ज्यादा है उसमें प्लूराइटिस वगैरह हो जाता है, तो उन कंडीशंस पे भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, और अच्छा ये ओरली जो है ना एब्जॉर्ब होता है, नहीं है। एलडीएल रिसेप्टर्स जो है एक्साहेपेटिक और लिवर दोनों में होते हैं। रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो दोनों में होते हैं। ठीक है, एलडीएल रिसेप्टर्स एक्सप्रेशन जो है, क्योंकि लिवर में मैंने बताया था ना कि आपके पास वीएलडी और एलडीएल रिसेप्टर्स दोनों होते हैं, लेकिन हमारे पास लिवर क्या करेगा, उसको रीयूज कर लेगा। अगर वहां पे अगर एक्सप्रेशन वैसे बहुत कम होती है, और जेनेटिकली एक्सप्रेशन जब होती है जब इंटरसेलुलर कोलेस्ट्रॉल कम हो, लेकिन वो ही मेन गार्ड है, वही सिंथेसाइज करवा के वही बाहर भेज रहा है, उसके बाद स्टोर होता है, क्योंकि हमारे पास डाइट से वो आके वो स्टोर हमारे पास आते रहते हैं। ठीक है, तो एलडीएल की रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन ओवर द लिवर सेल जब भी यूज होती है, जब इंक्रीज होती है, जब हमारे पास इंटरसेलुलर या हेपेटोसाइट की इंटर हेपेटोसाइट्स जो कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज होगा, तो ही वो एक्सप्रेशन ऑफ द एलडीएल रिसेप्टर ओवर द हेपेटिक सेल्स इंक्रीज होगा। यानी कि एलडीएल रिसेप्टर्स दोनों में होते हैं, एक्साहेपेटिक और हेपेटिक दोनों टिश्यूज में होते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसके अलावा ड्रग इंटरेक्शन क्या है कि ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी है कि ये बाइल एसिड जो है वो यूज होता है फॉर फैट सॉल्युबल के लिए, सॉल्युबल एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होता है, तो उसमें फैट सॉल्युबल विटामिन सबसे अहम है, जिसमें ए है, ई डी है, ई के सी फॉलिक एसिड, तो उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास बाइल सॉल्ट ऐसे जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर वो उसके कॉम्प्लेक्स इंक्रीज हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स से बाइंड करके बाइल एसिड बाइंडिंग एसेंस देने के बाद, तो हमारे पास बाइल एसिड के फंक्शंस या कम हो जाएंगे, उसके जो फैट सॉल्युबल एब्जॉर्प्शन भी जो फैट सॉल्युबल जो विटामिन है उसकी एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। इवन सर्टेन ड्रग्स की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, जो मेजर ड्रॉबैक है या ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जिसको कह लो, वो हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन हो सकती है, एंड आल्सो डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर ड्रग्स, यानी कि जो डिऑक्सिन है, एस्पिरिन है, वॉर्फिन है, फिनोमॉर्बिटॉल्स है, उनकी एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो सकती है। अच्छा, मेजर ड्रॉबैक बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स का ये है कि वो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन इनटू बाइल एसिड भी करवाता है, लेकिन वो ट्राइग्लिसराइड की भी सिंथेसिस को इंक्रीज करवा सकता है। तो इस वजह से जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है, ठीक है, जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है, जिसपे वीएल टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडेमिया जिसपे ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज है, तो उनमें हम नहीं देंगे। स्पेशली अगर अगर मोर देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ट्राइग्लिसराइड है, तो उन पेशेंट्स पे भी हम नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा को एडमिनिस्ट्रेशन विद अदर ड्रग्स है, अगर स्टेटिन के साथ इसको दे रहे हैं तो स्टेटिन को भी 1 to 2 आवर्स बिफोर हम बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स यानी कोलेस्टेटाइरामीन अगर हम उसके साथ दे रहे हैं तो 1 to 2 ही हम स्टेटिन देंगे। ठीक है, अच्छा, अब है डिक्रीज है, तो वही मैंने बताया कि एक्सरसाइज जो है वो इंक्रीज करवा सकता है गुड कोलेस्ट्रॉल को, लेकिन अगर उससे भी इंक्रीज ना हो रहा हो, तो उन केसेस में थेरेपी जो चॉइस है वो नियासिन है, निकोटेनिक एसिड है, वो है। एड ऑन थेरेपी यानी कि फिनोफिब्रेट है, यानी कि दोनों ड्रग्स यानी कि नाइसिन, निकोटेनिक एसिड एंड फिनोफिब्रेट बोथ विल इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एचडीएल, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करवा सकता है दोनों। ठीक है, अब इसका निकोटेनिक एसिड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एडिपोज टिश्यूज में जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है वो वही यूज होता है, उसकी ब्रेकडाउन से जो फैटी एसिड रिलीज होता है, वही एज अ सोर्स यूज होता है फॉर रिलीज ऑफ वीएलडीएल बाय द लिवर। ठीक है, क्योंकि जो स्टोर फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड है एडिपोज टिश्यूज में, उसमें एक्ट करेगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ठीक है, जो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ देगा इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, देन फैटी एसिड जो है वो यूटिलाइज्ड बाय द लिवर फॉर रीसिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है,
ट्राइग्लिसराइड की रीसिंथेसिस करवाएगा। ट्राइग्लिसराइड जो है, और मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वीएलडीएल क्या है? लिवर। ठीक है, उसके पास गार्ड मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल भी उसी के पास है, डाइट से आ रहा है, हमारे पास फैटी एसिड और आ गया है, उसके पास आपके पास सिंथेसिस ऑफ आपके ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस के हमारे पास एंजाइम्स भी है लिवर में, जो मेजर है कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस इंक्रीज होगी, वीएलडीएल सिंथेसिस इंक्रीज बाय द लिवर। ठीक है, ये मेनली होता है। ठीक है, अगर नॉर्मली होता है, अगर मैंने निकोटेनिक एसिड या नाइसिन दे दिया तो क्या होगा कि लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी विद इन एडिपोज टिश्यू विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो सोर्स ऑफ फैटी एसिड जो यूज हो रहा था फॉर सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड और जो मेजर कंपोनेंट है वीएलडीएल का, वो नहीं है। ठीक है, मेजर वो नहीं होगा तो हमारे पास वीएलडीएल सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हेपेटिक प्रोडक्शन विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये जो एलडीएल को इंक्रीज कैसे करता है कि एलडीएल जो है एचडीएल को किस तरह कैसे कहता है कि एचडीएल जो है उसका जो उसकी रिमूवल होती है, उसको रिमूवल किस तरह होती है कि उसमें जो कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स होती हैं वो वीएलडीएल के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं। ठीक है, वो और उसकी जगह ट्राइग्लिसराइड जो है वो वहां पे आके एचडीएल के साथ लगता है और उसके साथ कोलेस्ट्रॉल ईस्टर जो है वो इन एक्सचेंज वो देता है वीएलडीएल या एलडीएल को। अगर हमारे पास वीएलडीएल लेवल डिक्रीज होगा तो कैटाबॉलिज्म या इंक्रीज रिमूवल ऑफ एचडीएल विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, और इसका एचडीएल का तो मल्टीपल एंटी थर्मोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है। ठीक है, एचडीएल का जो आपने बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। सही है, तो ये मेजर इफेक्ट क्या है कि वीएलडीएल की सिंथेसिस को डिक्रीज करवाएगा। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट ऑफ फैटी एसिड है वही सप्लाई नहीं करेगा लिवर की तरफ, तो वीएलडीएल सिंथेसिस विल बी डिक्रीजेस। ठीक है, तो वीएलडीएल नहीं होगा तो वीएलडीएल ही आईडीएल और एलडीएल में कन्वर्ट होगा, तो अल्टीमेटली जो है वो एलडीएल लेवल विल बी डिक्रीजेस। इसके अलावा ये जो सिंथेसिस का जो पाथवे है ट्राइग्लिसराइड के सिंथेसिस के पाथवे को भी ये इनहिबिट करवा सकता है, यानी कि डाइसाइल ग्लिसरॉल एसिटाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है ना ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस का, में निकोटेनिक एसिड में इनहिबिट दिस एंजाइम, यानी कि ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस को डायरेक्टली भी इनहिबिट करवा सकता है। एक तो उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं दे रहा, फैटी एसिड्स को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, वो इनहिबिट करवा रहा है। इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड की जो एंजाइम की जो एंजाइम है जो सिंथेसिस करवा रहा है उसको भी इनहिबिट करवा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये वीएलडीएल लेवल्स को डिक्रीज कर पाएगा, वीएलडीएल ही एलडीएल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ डिक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ एचडीएल करवा रहा है। तो एंड रिजल्ट क्या होगा कि हमारे पास वीएलडीएल और एलडीएल डिक्रीज हो जाएगा और एचडीएल लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके जो मेजर साइड इफेक्ट्स हैं हमारे पास फ्लशिंग, ईचिंग हो सकती है, हेडेक, हेपेटोटॉक्सिसिटी, लिवर टॉक्सिसिटी। मोस्टली लिवर टॉक्सिसिटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स करवाती हैं, जीआईटी अपसेट करवा सकती हैं, एक्टिवेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, हाइपरग्लाइसीमिया एंड रिड्यूस इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज करवा सकते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ अगर अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज थे तो मैंने बता दिया, एलडीएल लेवल इंक्रीज था तो हम फर्स्ट चॉइस स्टेटिन को रखेंगे, एचडीएल डिक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस हम नियासिन को रखेंगे। अगर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स इंक्रीज है, जैसे वीएलडीएल इंक्रीज है, कैलोमाइक्रोन इंक्रीज है, तो उस केसेस पे हम फिनोफिब्रेट की को सुपीरियर रखेंगे। ठीक है, फिनोफिब्रेट को हम उस वक्त सुपीरियर रखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिनोफिब्रेट में हमारे पास कॉलिफिब्रेट, बेजाफिब्रेट, गिमफिब्रोसिल, फिब्रेट्स वगैरह आती है। फिनोफिब्रेट उस पर प्रो ड्रग होती है। ठीक है, अच्छा, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोस्टली बोलते हैं कि जेनेटिकली है, कि ये पेरोक्सोसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशन को है वो ऑफ जीन्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवाती है। उसकी एक्सप्रेशन इंक्रीज होगी तो विच लीड्स टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम। ठीक है, नाइसिन जो है वो एडिपोज टिश्यू में लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को डिक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से फैटी एसिड रिलीज नहीं होगा, वो यूज नहीं होगा फॉर बाय द लिवर और ट्राइग्लिसराइड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। हमारे पास क्या है कि ये जो है अब हमारे पास पेरिफेरी कैलोमाइक्रोन और वीएलडीएल बहुत ज्यादा इंक्रीज है, उसका लेवल प्लाज्मा लेवल जो है वो ट्राइग्लिसराइड का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज है।
उन केसेस में हम लोग क्या करेंगे कि हमने बाय गिविंग फिब्रेट्स, ठीक है। तो आपके पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज जो एंजाइम होता है, उसकी एक्सप्रेशन जो करवाता है पायरोक्सिसोम पॉलीप्लेटेड एक्टिविटी रिसेप्टर्स, जो जीन्स होती है वो करवा रही है, ठीक है। उसकी एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा के लाइपोप्रोटीन्स लाइपेज एक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस बाय गिविंग फिब्रेट्स, यानी कि गिव फिब्रोसिल देंगे तो फिब्रे हमारे पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी विद इन दी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से तो वो रिमूव हो जाएगा, प्लाज्मा से तो कालोमाइक्रोन जो हाइड्रोलिसिस ऑफ वीएलडीएल और कालोमाइक्रोन जो फिर रहते हैं प्लाज्मा में, उसकी रिमूवल हो जाएगी। तो दिस लीड्स टू डिक्रीज प्लाज्मा, जो 500 या 600 तक ट्राइग्लिसराइड चला गया था जो लिपिड प्रोफाइल में। इसके अलावा ये इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ, ठीक है, इसके अलावा ये इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ एलडीएल बाय द लिवर, और इंक्रीज ये भी करवा सकता है एचडीएल लेवल्स को भी, क्योंकि हमारे पास वीएलडीएल और माइक्रोन्स को डिक्रीज करवा के एक्सचेंज ऑफ एपोप्रोटीन्स जो हो रही थी ना बिटवीन एचडीएल और एलडीएल या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, तो वो एक्सचेंज विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। तो वो वाले टाइप्स ऑफ हाइपरलिपिडीमिया जिसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है, तो उसमें फर्स्ट चॉइस हमारा फिब्रेट्स है। कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस स्टेटिन है, एचडीएल डिक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस निकोटिनिक एसिड है, अगर ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस हमारे पास फिनोफिब्रेट्स या फिब्रेट्स है, ठीक है। अच्छा, ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब होती है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, हाईली बाउंड विद प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, और मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंड एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ठीक है। जीआईटी डिस्टर्बेंस इसका मेजर वो बताया है ना कि मोस्टली हर एंटी हाइपरलिपिडिक ड्रग्स का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स जीआईटी डिस्टर्बेंस और लिवर वाला है, ठीक है। गॉल स्टोन्स करवा सकता है बाय इंक्रीज बिलियरी कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन भी करवा सकता है, मसल पेन और मायोपैथी जस्ट लाइक स्टेटिन, लेकिन उन जिसपे रीनल क्लियरेंस इसकी डिक्रीज है उन पेशेंट्स पे करवा सकता है, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड प्रेगनेंसी लैक्टेटिंग और रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट्स में हम डिक्रीज इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, गॉल स्टोन्स के चांसेस को इंक्रीज करवा सकता है, तो उन केसेस पे भी हम इसको नहीं देंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। अब है एक्जिटेमाइब जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर है, ठीक है। एजिटेमाइब जो है वो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन से नाम से ही जाहिर है ये इनहिबिट द इंटेस्टाइनल कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो उसके एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी तो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे पास जो, क्योंकि हमारी डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ही लिवर को सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है, और लिवर को जो कोलेस्ट्रॉल सप्लाई हो रही है वो डाइटरी सोर्स से ही आ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास और एलडीएल के रिसेप्टर एक्सप्रेस होते हैं ओवर द हेपेटोसाइट, जब हमारे पास विद इन लिवर जो है हेपेटोसाइट्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन विल बी डिक्रीजेस बाय गिविंग एजिटेमाइब, तो इंटरसेलुलर हेपेटिक जो हेपेटोसाइट जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल विल बी डिक्रीजेस, तो विच लीड्स टू इंक्रीज expression of LDL receptor over the hepatocytes, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एलडीएल की अपटेक फ्रॉम द प्लाज्मा या सीरम इंक्रीज करवा देगा, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या होगा कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये मोस्टली सोल एजेंट के तौर पे यूज नहीं करते, इसको मोस्टली एडजुवेंट थेरेपी विद अगर डाइट रेगुलेशन से के ही थ्रू अगर हमने करवाना है तो उसके साथ हम ये देंगे। इसके अलावा जो क्योंकि डाइट्स में हमने सैचुरेटेड वो फैटी इंटेक को डिक्रीज करवाया, ठीक है। इसके साथ हम ये भी दे देंगे तो जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज के साथ भी हम इसको देंगे तो और फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एक तो लिवर सिंथेसाइज भी नहीं करवा पा रहा होगा, दूसरी चीज हमारे पास जो लिवर की से मेन एंट्री हो रही थी बाय जीआईटी वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो डुअल इफेक्ट्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो अच्छी तरीके से डिक्रीज होगा। अच्छा, अब कोलेस्ट्रॉल फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, प्लस जीआईटी के थ्रू जा रहा है, तो डायरिया एट एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प्स के चांसेस उन पेशेंट्स पे मिल सकते हैं, यानी फैट जो लूजिंग जो डायरिया टेस्टोरिया उन पेशेंट्स पे मिल सकता है। अच्छा, लिवर डिसफंक्शंस पे हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है एलडीएल और
ट्राइग्लिसराइड दोनों इंक्रीज है। ठीक है, तो हम फर्स्ट जो है लाइफ चेंज को भी कंबाइन करके और ड्रग थेरेपी के साथ हमने स्टेटिन एंड फिब्रेट। स्टेटिन क्या था, जो हमारे पास एलडीएल को डिक्रीज कर रहा था, और फेनोफिब्रेट क्या था, जो ट्राइग्लिसराइड लेवल पे फर्स्ट चॉइस थी। एड ऑन थेरेपी मीन्स क्या है कि हम इस पे नाइसिन भी ऐड कर सकते हैं, जो एचडीएल लेवल्स को भी इंक्रीज करके गुड कोलेस्ट्रॉल को और अच्छी तरीके से बढ़ा देगा। या बाइल एसिड बाइंडिंग ग्लाइसिन देते हैं। क्या एलडीएल थेरेपी हम नियासिन को देंगे, क्योंकि वो एचडीएल लेवल्स को इंक्रीज करवा रहा है। ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे भी बता दी हूँ, एक समराइज कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है, एक कॉलेज मैंने बताया था कि जो हमारे पास एचडीएल है वो किस तरह रिमूव होता है उसका ना, किस तरह उसकी ब्रेकडाउन होती है, कि उसमें कोलेस्ट्रॉल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन्स होती है। कोलेस्ट्रॉल इस्ट्राइल कोलेस्ट्रॉल इस्ट्राइल ईस्टर ट्रांसफर प्रोटीन्स होती है, सीईटीपी। ठीक है, वो क्या करती है कि VLDL और LDL में जो ट्राइग्लिसराइड है वो ट्रांसफर कर देता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल, यानी कि एचडीएल पे ट्राइग्लिसराइड के लेवल इंक्रीज होते हैं, और मे बी एपोप्रोटीन 2 की भी रिमूवल इन केसेस पे हो सकती है। ठीक है, तो अगर हमने ये एक्सचेंज को ब्लॉक करवा दिया, ये एक्सचेंज को हमने ब्लॉक करवा दिया बाय गिविंग सीईटीपी इनहिबिटर्स। ठीक है, जो ये एलडीएल और वीएलडीएल इसको अपने रंग में रखना चाह रहा है ना, जो ठीक है, इसकी इसकी मौजूदगी में सीईटीपी प्रोटीन्स की मौजूदगी में जो ट्राइग्लिसराइड को अपना दे रहा है और इसके कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स ले रहा है। ठीक है, तो बाय गिविंग सीईटीपी इनहिबिटर्स जो है, ये एक्सचेंज जो है इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये एक्सचेंज इनहिबिट होगी, सो हमारे पास जो आपके पास एचडीएल है उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि अगर सीईटीपी जितना ज्यादा होगा उतने ही हमारे पास एचडीएल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज हो रहा है ना वो एचडीएल लेवल्स को डिक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जो है ऐसी ड्रग्स है, जो एनासिट्रापिप जो है वो सीईटीपी इनहिबिटर्स है, जो इस एक्सचेंज को, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया ना, इस एक्सचेंज को डिक्रीज करवाएगी, जिसकी वजह से एचडीएल लेवल जो है वो इंक्रीज रहेगा। और एचडीएल का मल्टीपल इफेक्ट्स है, एंटी थ्रोम्बोटिक इफेक्ट्स है, एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स है, एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ किसी ने कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज तो बहुत ही कम बच्चे हैं। अच्छा, अब मुझे ख्याल से सबको सभी सो रहे हैं। अच्छा, ये पहले फर्स्ट बताएंगे कि मतलब ये बीसीक्यूज है कि वो कौन सी एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, जो इन केसेस ऑफ एलडीएल कंसंट्रेशन इंक्रीज है बट नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है, उसमें देंगे, स्टेटिन देंगे। ठीक है, बहुत आसान है। इसको या तो हम C1, ये तो C1 लेवल का है, इसको C3 लेवल्स पे भी आ सकता है, कि पूरा केस दिया हुआ हो, ब्लड रिपोर्ट दी हुई हो, एंड देन हम उनसे पूछे कि इस पे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इतना है, तो उस पर फर्स्ट चॉइस क्या है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इंक्रीज है तो फर्स्ट चॉइस, अगर आपको पता है कि स्टेटिन है, तो आप बेशक इस पे ड्रग्स के नाम भी आ सकते हैं, तो उसमें चूज करना होगा, तो याद रखिएगा स्टेटिन, टेन आता है, स्टेटिन आता है, टॉर्वास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन। ठीक है, अच्छा अब है दूसरा है, अच्छा अच्छा वो कौन सी ड्रग है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज एक्सप्रेशन एलडीएल रिसेप्टर एंड वी फाउंड टू रिड्यूस मोर्टेलिटी ड्यू टू, ये बहुत आसान है, सिमिलर टू मैंने पहले बताया ना, सिमिलर टू जो मैंने पहले बताया था बीसीक्यूज उसी की तरह है। ठीक है, इस तरह भी आ सकता है, तो सिंपल फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी कि हमने सिंपल मीन कैटेगरी दे दी है, या कि एचएनजी कोएटेक्स फिनोफिब्रेट नियासिन डेरिवेटिव्स है, वो भी करके दे सकते हो। इस तरह हम केस वाइज भी ऊपर हम एक केस डाल देंगे और लेवल्स डाल देंगे, तो उसमें केस पे भी आपने आप देखना है तो सिर्फ उसके लेवल्स को, अगर आपने रेफरेंस रेंज भी लिखी हुई होती है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी C1 लेवल ही है, ये भी C1 लेवल ही है। ठीक है, अच्छा
वो कौन सी एंटी हाइपरलिपिड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन और बाइल सॉल्ट्स को डिक्रीज करती है। वो कौन सी ड्रग है? ये भी बहुत आसान है, बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स। अगर उसकी क्लासिफिकेशन के नाम याद है, कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टिपोर, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। बी, वेरी गुड, वेरी गुड रिदा। अच्छा, दूसरा जो है, अच्छा, select the hence the lipoprotein synthesis fatty acid oxidation LDL distributed in the liver through the peroxisome proliferator activated receptor alpha। जो जेनेटिकली लेवल पे हमारे पास लाइपोप्रोटीन्स लैपेज की एक्टिविटी को इंक्रीज करवा रहा था, वो कौन सी ड्रग है? जो पेरोक्सिसोम पॉलीफेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स की एक्सप्रेशंस को इंक्रीज करवा रहा था। सी, फिनोफिब्रिडी थी। ठीक है। अच्छा, जो एंटी मोस्ट इफेक्टिव यूजिंग एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल लोअर द, अच्छा, एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल, एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करा रहा है बिसाइड ऑफ डिक्रीजिंग ट्राइग्लिसराइड लेवल, वो कौन सी ड्रग है? ए, टेकोटैनिक एसिड, नियासिन। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेन, मैंने इतने बीस इस वजह से डाले थे कि मेन यही जो चीज थी, वो C1 और C2 C3 लेवल्स इसी के तौर पे आ सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा। लास्ट क्वेश्चन, एक मिनट में फिर से बताती हूँ, पीछे स्लाइड कैसे जाएगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का जो है बेटा, निकोटेनिक एसिड, ये मैंने आपको बताया था ना कि जो एचडीएल लेवल्स को प्राइमरीली इंक्रीज करवा रहा है, बेशक वो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को डिक्रीज करवा रहा है, लेकिन एचडीएल लेवल्स को जो इंक्रीज करवा रहा है, वो मैंने फर्स्ट चॉइस क्या बताई थी, जो ट्राइएड बताया था ना, ट्राइएड बताया था कि एचडीएल लेवल्स को जो इंक्रीज करता है वो प्राइमरी नाइसिन है। बेशक फिनोफिब्रेट भी करवा रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो नाइसिन ही है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, और क्या है, एक्सप्लेन दी क्वेश्चन 3। एक मिनट में निकालती हूँ क्वेश्चन 3, यहाँ पे निकाल। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बेटा, अबरार बेटा, ये वाला क्वेश्चन था 3, या कौन सा था? 1 2 3, ये वाला मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे होंगे ना। अच्छा, इसमें क्या है कि फिनो नियासिन का क्या आपके पास जो नियासिन का जो इफेक्ट था, वो पैरोक्सिसोम आपके पास जो है फिनोफिब्रेट का जो इफेक्ट था, वो आपके पास पैरोक्सिसोम पॉलीफेटर एक्टिवेटेड वाला था। और नियासिन का क्या था कि एडिपोज टिश्यू में इफेक्ट था। ठीक है, पैरोक्सिसोम पॉलीफेटर की एक्सप्रेशन को इंक्रीज करवा के वो क्या करवा रहा था, लाइपोप्रोटीन्स लाइपेज की या फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वगैरह को एनहेंस करवा रहा था बेटा। ठीक है, फिनोफिब्रेट का जो मेजर इफेक्ट मैंने आपको क्या बताया था कि पैरोक्सिसोम पॉलीफेटर यानी एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स, यानी कि जेनेटिकली वो आप लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम की एक्टिविटी को, सिंथेसिस को, एक्सप्रेशंस को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्लाज्मा में, प्लाज्मा में हमारे पास लिवर सेंस ये करेगा कि हमारे पास सेंस
फैटी एसिड जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो फ्री फैटी एसिड रिलीज हो रहा है, वो यूज होगा लिवर में, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस को वो एनहेंस करवा सकता है, ठीक है। लेकिन प्लाज्मा में वीएलडीएल एंड काइलोमाइक्रोन्स के लेवल्स अगर प्राइमरीली हमारे पास ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज होगा तो वो डिक्रीज करवा देगा। फिनोफिब्रेट है बेटा इसका आंसर, समझ में आया ब्रर? कि जेनेटिकली लेवल पे एक्ट करके बेटा, ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स लाइपेज की एक्टिविटी विद इन द प्लाज्मा ये इंक्रीज करवाता है, जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इंक्रीज होता है। देखिए इसके साथ साथ वो फ्री एसिड ऑक्सीडेशन को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फ्री फैटी एसिड एज अ सोर्स भी तो प्रोवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको हम मोस्टली बताया था कि जिस सोनली उन कंडीशंस पे यूज करेंगे जस्ट पे ट्राइग्लिसराइड लेवल इंक्रीज है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स उन पेशेंट्स में भी डिस्टर्ब हो रहे हैं तो उन केसेस में हमने कॉम्बिनेशन फॉर्म में स्टेटिन के या बाइल एसिड बाइंडिंग रेसिन्स के साथ हमने उनको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और कौन सा सवाल था बेटा, मैं पीछे कोई मिस मिस तो नहीं कर रही हूँ? अच्छा, नेचुरल सोर्स ऑफ नियासिन जो है, नियासिन जो है वो जैसे मिल्क है, एग है, ठीक है, ग्रेन्स वगैरह में, वेजिटेबल्स में भी होता है, फिश, फिश मोस्टली फिश में होता है, ठीक है। ओके, और कुछ पूछना है बेटा? ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।